तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड हम पढ़ चुके हैं इसका इंट्रोडक्शन, और फैराडे का जो एक्सपेरिमेंट था उसको भी हम क्लियरली समझ चुके हैं। आज हमें क्या करना है, उससे आगे कंटिन्यू करना है। तो हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझा था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन एनी सर्किट ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इट। सिंपल लैंग्वेज में ये था कि किसी भी सरफेस पे नहीं, सॉरी, किसी सर्किट में जनरेट होने वाला जो ईएमएफ है, किसी सर्किट में इंड्यूस होने वाला जो ईएमएफ है, वो किस पे डिपेंड करता है? उस सर्किट से जाने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स पे होने वाले चेंज पे। तो इसी फिनोमेना को हमने क्या बोला था भाई? इसी फिनोमेना को हमने बोला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अब दो रूल भी हैं। फैराडे ने दो लॉ दिए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। तो पहले तो जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन आपके समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मेरी लास्ट क्लास देखना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, फैराडे ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था और क्या उसने कंक्लूजन निकाले उस एक्सपेरिमेंट से। ठीक, तो यही चीज आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। जब तक आप पुरानी वीडियो नहीं देखोगे आपको आगे कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो आज हम नई क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उसमें हमारे पास फर्स्ट लॉ क्या है, देखो, द ईएमएफ विल इंड्यूस इन द सर्किट व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद इट चेंजेस। तो क्या बोला, देखो बहुत सिंपल सी बात है। बोला एक सर्किट है, उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। कब इंड्यूस होगा? व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद इट चेंजेस कंटिन्यूअसली। ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो, जब किसी सर्किट से होकर जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार चेंज होता है ना, तो उस सर्किट में क्या होता है, एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, और उस ईएमएफ को हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कहते हैं। और ये जो ईएमएफ इंड्यूस होने का जो फिनोमिना है, इसी को हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कहा था, अगर आपको ध्यान होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फैराडे का फर्स्ट लॉ जो है वो सिंपल है। वो बोल रहा है था ईएमएफ विल इंड्यूस इन द सर्किट। बोला सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। कब इंड्यूस होगा? व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद इट चेंजेस कंटिन्यूअसली। जब उस सर्किट से कनेक्ट होने वाला, उस सर्किट से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार चेंज होता रहे। तो हमेशा आपको इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है, अगर किसी सर्किट से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार चेंज होता है तो उस सर्किट में एक ईएमएफ जनरेट हो जाती है, और इसी को फैराडे का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। और मान लो अगर तुम्हारे पास सर्किट क्लोज है, मैंने पहले भी समझाया था जब मैंने फैराडे का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, जब सर्किट क्लोज हो जाता है तो उसमें एक करंट भी इंड्यूस होने लग जाती है। उस करंट को हम इंड्यूस करंट कहते हैं। सबसे पहले सर्किट में क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण किसी सर्किट से रिलेटेड अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो सबसे पहले क्या होता है, उस सर्किट में एक ईएमएफ जनरेट होती है, और ईएमएफ जनरेट होने का जो फिनोमिना है उसको हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कहा। ठीक है, बार बार आपको बता रहा हूं तो आपको ध्यान रखना है। और क्या, जो ईएमएफ जनरेट हुआ उसको हमने इंड्यूस ईएमएफ कहा। मैंने क्या बोला, जब भी सर्किट से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार चेंज होगा तो उस सर्किट में सबसे पहले एक ईएमएफ जनरेट होगा, और अगर सर्किट क्लोज है तो उसमें करंट भी फ्लो होने लग जाती है। तो यही हमारे पास फैराडे का फर्स्ट लॉ था, आपको याद रखना है। इतना ही इसका स्टेटमेंट है, सिंपल सी बात है। बोले ईएमएफ जनरेट हो जाएगा सर्किट में। कब जनरेट होगा? जब उस सर्किट से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार चेंज होता है। तो ये फर्स्ट लॉ था, बहुत इजी। सेकंड लॉ देखते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। अब देखो, ईएमएफ तो इंड्यूस होता है सर्किट में जब उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इक्वल टू। अब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होता है? इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। कहने का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले चेंज के टाइम रेट के बराबर वो ईएमएफ होता है। तो ये इसका हमने जनरली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है, E इक्वल टू माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी। तो आप अच्छे जानते हैं, या इसको ऐसे भी आपसे लिख सकते हैं। देखो, E इक्वल टू माइनस डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी। अब देखो डेल्टा फाइव बी क्या है, मैं आपको पहले समझाता हूँ। देखो, इसको थोड़ा सा क्लियर करके समझ लेते हैं। देखो, जैसे मैंने पहले इस पेज में जो लिखा था उतना ही लिखना, तो आपको उतना ही है, लेकिन समझने के लिए थोड़ा क्या होता है, थोड़ा सा हमने और भी पेन चलाना होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझना पड़ता है, तब जाके हमारे दिमाग में वो कॉन्सेप्ट पूरा फिट हो जाता है। अब ये डेल्टा फाइव बी क्या है, इसको भी समझते हैं। देखो, डेल्टा फाइव बी है यह चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, डेल्टा फाइव बी को हम बोलेंगे चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले चेंज को देखो आप एक तरीके से और दिखा सकते हैं। देखो, डेल्टा फाइव को आप क्या बोल सकते हैं, डेल्टा फाइव बी को बोल सकते हैं आप फाइनल माइनस फाइव इनिशियल। ऐसा भी तो बोल सकते हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स, फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर आप दोनों मैग्नेटिक फ्लक्स को देखो, किसी सर्किट से जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स एक इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, एक फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। उन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो डेल्टा फाइव ही निकल के आ जाएगा, और कितने टाइम में वो चेंज हुआ है उससे अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका बार ईएमएफ निकल के आ जाएगा। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि E इक्वल टू जो ईएमएफ जनरेट होता है किसी सर्किट में, वो क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सीधी सी बात है, लेकिन यहाँ पे एक माइनस साइन भी आता है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव साइन क्या शो करता है, इसको भी समझ लेते हैं। नेगेटिव साइन शोज दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ना, ऑलवेज अपोज द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। इसी चीज का आपको ध्यान रखना है
कि जो नेगेटिव साइन है सिर्फ इतना ही यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, इतना ही हमें समझा रहा है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाला चेंज है, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या बोला ना, जो मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाला चेंज है वो किसका अपोज करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का। या फिर सीधा सा समझो, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ना, ये अपोज करता है, किसका अपोज करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले चेंज का। तो बात एक ही है, चाहे इधर से घूमो चाहे उधर से पकड़ो कान को, है ना। मैंने क्या बोला, चाहे इधर से देखो चाहे उधर से देखो, बात एक ही है, चाहे लेफ्ट से समझो आज चाहे राइट से समझो। कहने का मतलब क्या है, चाहे आप इस ई के थ्रू देखो चाहे आप इस डेल्टा फाई बी के थ्रू देखो, बात एक ही है। तो सीधी सी बात क्या बोला, नेगेटिव साइन यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो ऑलवेज अपोज, वो अपोज करेगा किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले चेंज का। तो यही यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या करता है, यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करता है। अगर मान लो तुम्हारे पास नंबर ऑफ टर्न्स एन हो जाए कॉयल में, तो वहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस एन डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी, ऐसा बोल सकते हो। इसे डी हमने लगाया, डी का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, सीधी सी बात है। तो ई इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बी अपॉन डी टी, या फिर आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास किरचॉफ के दो लॉ, बहुत आसान से लॉ है ये। तो सीधी सी बात है, अगर जिसने फैराडे का एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा तो उसको ये दो लॉ बहुत ईजी लगने वाले। तो इसलिए क्या करना है, आपको पहले पुरानी वीडियो देखनी है, वहां से समझना है करके फैराडे का एक्सपेरिमेंट किया था, तब उससे रिलेटेड आपको फैराडे के दोनों लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक होगी बात। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो है टॉपिक है वह है इंड्यूस करंट एंड इंड्यूस चार्जेस। अब सीधी सी बात है, मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या होता है, जब भी सर्किट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना किसी सर्किट में होता है, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले ईएमएफ जनरेट होती है। अब ईएमएफ जनरेट होगी, ईएमएफ जनरेट होने के कारण क्या होगा, उसमें अगर सर्किट क्लोज है, मैंने क्या बोला, ईएमएफ तो जनरेट होगी सबसे पहले, उसको हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कहा। और अगर सर्किट क्लोज हो जाएगा तो उसमें करंट भी फ्लो लग जाएगी, उसको हम इंड्यूस करंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करते हैं सबसे पहले। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला दोबारा लिख दिया, ई इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बी अपॉन डी टी। ठीक है, तो ई इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बी अपॉन डी टी। अब आई की बात करें, अब हमें करंट निकालना है, तो ईएमएफ हो गया इंड्यूस्ड। अगर आप आई की बात करें, आई मतलब करंट। अब करंट कैसे निकलता है, देखो आपको एक फॉर्मूला अगर याद होगा, वी इक्वल टू आई आर करके आपने कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ओम्स का लॉ है, ओम लॉ है ना, कहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम का लॉ आपने पढ़ा है। तो V जो होता है ना, V और E में ज्यादा डिफरेंस तो होता नहीं है। देखो सीधी सी बात है, EMF और पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, जहाँ पे हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली यूनिट पढ़ी थी। तो आपको अगर वहाँ पे थोड़ा सा डाउट है तो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली यूनिट से देख सकते हैं करके। EMF और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें क्या छोटा सा डिफरेंस देखने को मिलता है ना, थोड़ा सा ही अंतर होता है इनमें। तो इसलिए आप V और E को ज्यादा कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब ज्यादा उनमें डिफरेंस है नहीं, तो आप E और V को एक जैसा कंसिडर करके चल सकते हैं। तो V बराबर आई आर है, तो E बराबर भी क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। तो I बराबर क्या हो जाएगा, E अपॉन आर। ये देखो सिंपल सी बात है। अब E की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो आपके पास करंट निकल के आ जाएगी, इंड्यूस जो करंट है सर्किट में, I इक्वल टू माइनस एन अपॉन आर डी फाइव बी अपॉन डी टी। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक होगी बात। अगर आप चार्ज निकालते हैं सर्किट का, तो चार्ज आप अच्छे से जानते हैं, चार्ज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू टी। क्योंकि आपको अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने सबसे पहला जो टॉपिक था इंट्रोडक्शन में, सबसे पहले हमने करंट के बारे में ही करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था। तो करंट का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन टी, जनरल सी बात है। तो यहाँ पे क्यू इक्वल टू आई इंटू टी, मान लो टोटल चार्ज क्यू है, डी टी टाइम में फ्लो होने वाला टोटल चार्ज क्या है, क्यू है। तो उस केस में क्यू बराबर आई डी टी हो जाएगा। अब आई की वैल्यू जो आपने निकाली है उसको यहाँ पुट कर दो, तो डी टी से देखो डी टी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डी टी मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में, कैंसिल होने के बाद आपके पास ये बचेगा Q इक्वल टू, मतलब Q मतलब क्या होगा, इंड्यूस चार्ज इन द सर्किट इज इक्वल टू माइनस एन बाई आर डी फाइव बी। तो सिंपल सी बात हो गई। डी फाइव बी क्या है, आप इसको डेल्टा फाइव बी भी बोल सकते हैं, मैंने पहले बोल दिया। डी फाइव बी क्या है, द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाइनल जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स होगा माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आपके पास ये फैराडे के दोनों लॉ हैं। और इंड्यूस करंट, इंड्यूस चार्जेस, उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, ये चीज आपको समझनी है। मैंने आपको पहले बोल दिया, ये चीज आपको समझ में तब आएगी जब आप मेरी लास्ट वीडियो देखोगे। प्रीवियस वीडियो जो थी घर में क्या थी, वो फैराडे का एक्सपेरिमेंट। उस चीज को आपको समझना पड़ेगा, पहले इंट्रोडक्शन समझना पड़ेगा चैप्टर का, तभी जाके आपको आगे का चैप्टर समझ में आएगा। अब हम आज का हमारा सेकंड टॉपिक पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ये हमेशा पेपर में पूछ जाता है जनरली। ये पेपर, इस लॉ से कुछ ना कुछ एक नंबर का क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। या तो लॉ पूछ देगा डायरेक्ट, या फिर इससे रिलेटेड कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट पूछ देगा, कोई एक नंबर का एमसीक्यू पूछ देगा, कुछ क्वेश्चन पूछ देगा। तो इससे ध्यान रखना आपको, इससे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है पेपर में। तो इसको हम लेंज लॉ को पढ़ते हैं। देखो, इन 1834 जर्मन फिजिशियस हेनरिक फ्रीडरिक लेंज डिड्यूस अ रूल, उन्होंने एक रूल दिया नोन एज लेंज लॉ, जिसको हम लेंज लॉ भी बोलते हैं। इट स्टेट्स दैट, तो देखो हम पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो उसी से रिलेटेड ये लॉ भी होगा, सीधी सी बात है। तो क्या स्टेट करता है, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस अ करंट। देखो क्या बोला उसने कि किसी सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी इस तरीके से होती है कि वो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है करंट को। ठीक है, सीधी सी बात। मैंने क्या बोला, अगर हमारे पास सर्किट है, सर्किट में अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना हो रहा है, तो उसमें ईएमएफ जनरेट होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी। ईएमएफ इंड्यूस है
और ईएमएफ इंड्यूस होगी तो उसमें करंट भी प्रोड्यूस होगी, ठीक। विच अपोजेस, करंट किसका, देखो सीधी सी बात है, क्या लिखा है, द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट, बोला इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलरिटी इस तरीके से होती है कि उससे सर्किट में करंट प्रोड्यूस हो जाती है, और करंट जो प्रोड्यूस होती है वो अपोज करती है किसका, देखो विच अपोजेस मतलब करंट अपोजेस द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस इट। सीधी सी बात है। अब करंट कहां से प्रोड्यूस हुई, करंट प्रोड्यूस हुई भाई ये ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण। और ईएमएफ कहां से इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ उस सर्किट से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण। तो कुल मिला के चाहे हम इंड्यूस ईएमएफ बोले चाहे हम इंड्यूस करंट बोले, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले चेंज का अपोज करते रहते हैं। इसी को लेंज का लॉ बोलते हैं, क्योंकि वहां पे हमने जब हमने फैराडे का सेकंड लॉ पढ़ा था उसमें फॉर्मूला क्या आया था, आपको अगर याद होगा तो हमें फॉर्मूला आया था E = -d∅b/dt। तो यहाँ पे माइनस साइन आया था, मैंने आपको माइनस साइन का मीनिंग भी बताया था कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोज द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट। तो यहाँ पे भी वही है, उसने यही बोला कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट, बोला जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी पोलैरिटी कुछ इस तरीके से होती है जिससे क्या होता है, सर्किट में करंट फ्लो होता है पहले, अब करंट अगर फ्लो होगा तो वही करंट क्या करता है, अपोज करता है, किसका अपोज करता है, चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट। तो सीधी सी बात है, बहुत आसान सी बात है, किसी सर्किट में जनरेट होने वाला, इंड्यूस होने वाला ईएमएफ उस सर्किट में होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज में लगातार अपोज करता रहता है, या फिर करंट जो इंड्यूस करंट है वो क्या करेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले चेंज का लगातार क्या करेगी, अपोज करेगी, ताकि जो है ये फिनोमिना ना हो या फिर उसमें करंट का प्रोडक्शन ना हो। या फिर देखो सिंपल लैंग्वेज में आप इसको और आसानी से समझ लो, ये तो जो आपका मैंने स्टेटमेंट लिखा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखा है, तो इस स्टेटमेंट अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छा, अगर नहीं होता तो आप इसका सिंपल स्टेटमेंट देखो। लेंज लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल ऑलवेज बी सच दैट इट अपोजेस द चेंज प्रोड्यूसिंग इट। तो उसने देखो बहुत आसान सी बात बोल दी है, बोला डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, बोला इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरीके से होती है, विल ऑलवेज बी सच दैट, क्या बोला देखो, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट विल ऑलवेज बी सच दैट, बोला इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होती है, विच अपोजेस द चेंज प्रोड्यूसिंग इट, जो अपोज करते, किसका अपोज करते हैं, जिससे ये क्या हुई है, जनरेट हुई है, जिससे ये प्रोड्यूस हुई है। तो इंड्यूस करंट कहां से प्रोड्यूस होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ से, और ईएमएफ कहां से प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले चेंज से। तो कुल मिलाकर जो इंड्यूस करंट है वो किसका अपोज करती है, मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले चेंज का। और यही लेंज का क्या है, सिंपल सा रूल है। तो सिंपल सी बात है, इसका आपको क्या करना, डेफिनेशन याद रखनी है, और आपको मेनली क्या याद रखना है, इससे 1 नंबर का न्यूमेरिकल ये आता है कि इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो आपके पास लेंज का रूल है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, आपको बिल्कुल क्या करना है, अपने दिमाग में फिट कर देना। अब आपको मैंने यहाँ पे 2 फिगर बना के दिखा रखे हैं, देखो एक फिगर में ये मैग्नेट है, ये कॉइल की तरफ को मूवमेंट कर रहा है, ये कॉइल का देखो एक ही टर्न ले रखा हमने, एक जो हमारा फिगर है इसमें जो मैग्नेट है कॉइल से ठीक अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। तो जब देखो यहाँ पे ये मैग्नेट इसके पास आएगा, तो मैंने आपको पहले भी समझाया था, जब मैग्नेट पास आता है कॉइल की तरफ को तो कॉइल से जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार बढ़ जाता है, बढ़ेगा ही, सीधी सी बात है। जब क्या होगा, मैग्नेट क्या होगा, कॉइल के पास आएगा, कॉइल की तरफ को मूवमेंट करेगा, कॉइल के पास आ रहा है, इसका मतलब कॉइल से जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, सीधी सी बात है, बढ़ रहा है चाहे घट रहा है, बात तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इस कॉइल में ये वेव जनरेट होगा। अब ये कॉइल आपको क्लोज दिख रही होगी तो इसमें करंट क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी, जिसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। देखो आपको याद रखना है बिल्कुल कि जब यहाँ पे मैग्नेट क्या होता है, कॉइल की तरफ को आता है, तो मैग्नेट जौन सा पोल हम मैग्नेट का कॉइल की तरफ को लाते हैं वही वाला पोल कॉइल का भी हो जाता है, सामने वाले सेम पोल हो जाते हैं, वो एक दूसरे का रिपल्सन। देखो यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ पोल बन गया, इसका मतलब क्या, एक दूसरे का रिपल्सन कर रहे हैं। एक दूसरे को रिपल्सन कर रहे हैं का क्या मतलब है कि ये जो कॉइल क्या कर रही है भाई, यहाँ पे इसने नॉर्थ पोल का काम कर दिया, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, मतलब ये मैग्नेट को पास आने से रोक रही है कॉइल। बोल रही क्या क्या कह रही है ये कॉइल, मतलब क्या समझाना चाह रही है ये कॉइल की मैग्नेट को ये रिपेल कर रही है, इसका मतलब मैग्नेट को पास आने से रोक रही है अपने। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले चेंज का ये अपोज करे, सीधी सी बात है कि मैग्नेट को पास आने से रोक रही है, इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले चेंज का अपोज कर रही है। तो यही तो लेंज का लॉ है। तो आपको याद रखना है, जब इस तरीके से आपका क्या होता है, मैग्नेट पास आता है तो करंट कुछ इस तरीके से इंड्यूस होती है इसमें, जो क्या करती है, उसका अपोज करती है, किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले चेंज का। या फिर देखो आपको ये जो नॉर्थ नॉर्थ पोल दिखाई दे रहे हैं, इससे क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे इन दोनों में रिपल्सन होगा, रिपल्सन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये मैग्नेट को पास आने से रोक रही है कॉइल, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले चेंज का अपोज कर रही है। तो सीधी सी ये बात। अब यहाँ पे देखो ये जो मैंने एरो दिखा रखा है करंट की डायरेक्शन है, ये भी आपको इस तरह से यहाँ पे ध्यान रखना है। अब मैग्नेट को अगर दूर ले जाया जाए तो क्या होगा, जो हमारे पास कॉइल है ना, कॉइल का पास वाला जो आपका एंड है वो बिल्कुल अपोजिट पोल में चेंज हो जाएगा। तो ये साउथ पोल बन गया इस समय। तो साउथ पोल बन गया, देखो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होने का क्या मतलब है कि ये
कॉयल नहीं चाहती करके ये मैग्नेट क्या हो, इससे दूर चला जाए, तो मैग्नेट उसके पास ही रहे। कहने का मतलब क्या है, वो मैग्नेट के मोशन को होना ही नहीं देना चाहती। कहने का मतलब क्या है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले चेंज का अपोज कर रही है। यहाँ पे भी वही केस है, देखो यहाँ पे दोनों सेम पोल बन गए। इसका मतलब क्या है, ये कॉयल इस मैग्नेट को अंदर को नहीं आना देना चाहती। इसका मतलब इस मैग्नेट के मोशन का वो अपोज कर रही है। मैग्नेट के मोशन का अपोज करने का मतलब क्या है कि वो उसी का अपोज कर रही है जिससे जनरेट हुई है। अब जनरेट कहां से हुई, मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले चेंज से। और मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज हुआ वो कहां से हुआ, इस मैग्नेट के मोशन के कारण। तो ये सब चीजें एक ही हैं, कोरिलेट करके आपको अच्छे से समझना है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे, ध्यान से समझोगे। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आती तो वीडियो को दोबारा से प्ले करके आराम से उसको देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी, और समझ में आ भी जानी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके पास एक क्या है, लेंज का लॉ है। और उसमें क्या है, देखो सीधी सी बात है, देखो यहाँ पे दो नॉर्थ पोल बन गए। इसका मतलब साफ साफ आपको पता चल रहा कि इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा मतलब ये मैग्नेट को पास आने से रोकेगी कॉयल। इसका मतलब मैग्नेट के मोशन को रोक रही है। मैग्नेट के मोशन को रोक रही है का क्या मतलब है, मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है ना इस कॉयल से, उसको वो अपोज कर रही है। यही लेंज का लॉ है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, ये चीज आपको समझनी है। यही लेंज का लॉ है और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे क्या है, बेस्ड है। तो इस चीज को आपको समझनी है। हमने इसमें क्या देखा कि फैराडे के दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो लॉ थे और उससे रिलेटेड लेंज का लॉ क्या है। तो ये आपको समझ में आया हो तो आप क्या करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। तो आगे मैं इसको आपको और भी वीडियो देते रहूंगा। मैंने आपको क्या बोला, पीछे जो हमने क्लास पढ़ी है ना, उन क्लास को अगर आप देखोगे ध्यान से तभी आपको आगे की क्लास समझ में आएगी। ठीक होगी बात। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी चैप्टर को, आप किसी भी चैप्टर का टॉपिक अगर समझते हैं, किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आपको उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहिए। अगर आप उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, बाकी बीच में से कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ लेंगे, देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन अगर आपने पढ़ लिया ना, तो बीच में कोई सा भी टॉपिक आप उठा के पढ़ोगे ना, तो आपको इजीली वो समझ में आ जाएगा। लेकिन आपने इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा तो आपका बीच के कोई भी टॉपिक उस चैप्टर से समझ में नहीं आने वाले। तो इसी चीज का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो थैंक यू।